Good morning, everyone. Let's start a very new chapter, idioms and phrases. And now we are going to start some important idioms and phrases. And the very first is to give a rap on the knuckles, means to rebuke someone. To give a rap on the knuckles का मतलब होता है फटकार लगाना, फटकार लगाना। अब इसे हम वाक्य में कैसे यूज करें? तो शिक्षक ने मुझे फटकार लगाई, अगर आपको अंग्रेजी में कहना है तो आप कहेंगे द टीचर gave a rap on my knuckles। शिक्षक ने मुझे फटकार लगाई। तो इस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंतर्गत अगर कोई डिटरमाइनर दिया हुआ है तो उसे हम अपनी सुविधा से बदल सकते हैं। शिक्षक ने मुझे फटकार लगाई, तो यहाँ हमें डिटरमाइनर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। अब अगर इसी फ्रेजल, इसी इडियम्स को हम चाहें कि दूसरे अर्थ में यूज़ करना चाहते हैं, मुझे फटकार लगी, अगर कहना हो कि मुझे होमवर्क नहीं करने के चलते फटकार लगी, यानी मुझे फटकारा गया, तो यहाँ गिव के जगह पर गेट कर देंगे तो फटकार लगना हो जाएगा। यहाँ फटकार लगाना है और तब यह हो जाएगा फटकार लगना। थोड़ा सा बदल देने से एक और इडियम आप याद कर सकते हैं, मुझे फटकार लगी। तो आई गॉट ए रैप ऑन माई नकल्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, इसलिए मुझे फटकार लगी। तो जब फटकार लगी कहना है तो हम गेट का प्रयोग कर रहे हैं, और जब फटकार लगाना, टीचर ने मुझे फटकार लगाई, तो वहाँ हम गिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू बी इन द मायर, अंग्रेजी मीनिंग का टू बी इन डिफिकल्टीज, मुसीबत में होना, परेशानी में होना। हम टू बी इन द मायर को दूसरे शब्दों में कहेंगे टू गेट स्टक। टू गेट स्टक यानी फंस जाना कहीं। खास करके टू बी इन द मायर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हम अपनी अनविलिंगनेस के चलते कहीं फंसे हुए हैं, यानी हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वहां से बाहर निकल सकें, और फंसे हुए हैं, तो उसे हम टू बी इन द मायर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बता रहा हूं, दे आर इन द मायर owing to their unwillingness, owing to their unwillingness to come out of the situation या of that situation। तो इस तरह से अब ये जो टू बी है, यह वर्ब का टू बी होता है। इसके बदले हम यूज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार इज, एम, आर, वॉज और वर के रूप में। किसी भी इडियम के अंतर्गत अगर आप टू बी पाते हैं तो उस टू बी को अपनी ज़रूरत के अनुसार इज, एम, आर, वॉज या वर में बदल देते हैं। वही काम मैंने यहाँ किया। दे आर इन द मायर, वे मुसीबत में हैं या वे परेशानी में हैं। ओइंग टू के कारण, दे आर अनविलिंगनेस टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की अनिच्छा के कारण
वे लोग उस मुसीबत में है, उस दलदल में है, उस मुसीबत में। मायर का अर्थ होता है, अगर एक शब्द मायर को लें तो इसका अर्थ होता है दलदल, दलदल, मोरैस। तो इस तरह से हम टू बी इन द मायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू स्पीक डैगर्स। टू स्पीक डैगर्स मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण बातें करना, शत्रुतापूर्ण बातें करना, यानी जब भी किसी से बात करना तो द्वेष भरे शब्दों का प्रयोग करना। इसको हम दूसरे शब्द में एक्सप्लेन करेंगे, टू स्पीक मैलिशियसली। टू स्पीक मैलिशियसली यानी हमेशा द्वेषपूर्ण तरीके से बात करना। जैसे हम कहें कि उसे शत्रुतापूर्ण बातें करने की आदत है, तो अंग्रेजी में होगा ही इज इन द हैबिट ऑफ, he is in the habit of speaking daggers। उसे शत्रुतापूर्ण बातें करने की आदत है। he is habituated to speaking daggers भी कह सकते हैं। he is used to, अब यहाँ जो in the habit of है, इसके बदले हम used to का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बदले हम हैबिचुएटेड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यही आदत अगर अच्छी होती तो हम एकस्टम्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्पीकिंग डैगर्स है तो निश्चित तौर पर यह नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हम एडिक्टेड टू का, कोई गलत आदत, बुरी आदत के लिए हम एडिक्टेड टू का प्रयोग भी करते हैं। तो ये भी आप सीखें कि इन द हैबिट ऑफ के बदले हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, हैबिचुएटेड टू का प्रयोग कर सकते हैं, और एडिक्टेड टू का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यही है कि इन सब के बाद हमेशा जेरंड ही आता है। इन सब के बाद हमेशा हम जेरंड यानी वर्ब फोर का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन पेल मेल। वास्तव में यह पेल मेल ही होता है। इन इसमें मैंने सुविधा के लिए लगा दिया। पेल मेल होता है जिसका अर्थ होता है आनन फानन, आनन फानन। अब यहाँ इन लगा दिया क्योंकि प्रायः जब प्रयोग करते हैं तो यह इन पेल मेल ही मिलता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आनन फानन में, आनन फानन में। इट मीन्स इन इंग्लिश इन हर्रीड डिसऑर्डर। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश मीनिंग में आपको दे रहा हूं वही परीक्षा में दे, इसलिए ट्रांसलेशन करके मैं बता रहा हूं ताकि कोई दूसरा भी अगर दे रहा है तो आप इजीली वहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑप्शन आपका आंसर होगा। इन हरीड डिसऑर्डर के बदले दिया जा सकता है इन ए डिसऑर्डरली मैनर, इन अ डिसऑर्डरली मैनर यानी आनन फानन में, बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी में। तो इस पर एक एग्जाम्पल, जैसे उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, तो ही या शी was taken to hospital, she was taken to hospital in pale mail। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस आनन फानन में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर ली, तो दूसरा एग्जाम्पल होगा द पुलिस अरेस्टेड अर्नब गोस्वामी इन पेल मेल। पुलिस आनन फानन में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर ली। द नेक्स्ट वन इज ए मैन ऑफ वेट। ए मैन ऑफ वेट मीन्स महत्वपूर्ण व्यक्ति। ए मैन ऑफ वेट मीन्स महत्वपूर्ण
व्यक्ति, ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, कई बार यह एग्जामिनेशंस में आ चुका है। ए मैन ऑफ वेट, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे हम कहें कि ही इज अ मैन ऑफ वेट, ही इज अ मैन ऑफ वेट इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आज आडवाणी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम कहें कि LK आडवाणी, LK आडवाणी is a man of weight, is a man of weight in the BJP। तो इस तरह से idioms एंड फ्रेजेस को हम सेंटेंसेज में यूज करते हैं, और मेरा मानना है कि जब तक हम idioms एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज करना नहीं सीख लेंगे, तब तक हमें सही ढंग से idioms और फ्रेजेस याद नहीं होंगे। तो इस तरह से आज मैं ये 5 idioms एंड फ्रेजेस को एक्सप्लेन करके बताया, ट्रांसलेशन दिया और उसे इंग्लिश में बदल करके भी मैंने आपको बताया। अगर यह तरीका आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। एंड थैंक यू वेरी मच।